हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशनल स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में कुल आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव और इम्पॉर्टेंट हैं, आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बिना घाव का हड्डी टूट जाना क्या कहलाता है। तो बिना घाव का हड्डी टूट जाना सिंपल फ्रैक्चर कहलाता है, या फिर साधारण फ्रैक्चर जिसे भी हम बोलते हैं। ठीक है, क्या सिंपल फ्रैक्चर या साधारण फ्रैक्चर होता है। कैसा, बिना घाव का हड्डी टूटना। ठीक है, और बात आ गई यहाँ पे हड्डी की, तो हड्डी से संबंधित कुछ फैक्ट बता देता हूँ आपको। देखो, पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन आ जाता है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो कितनी पाई जाती हैं, 206 पाई जाती हैं। यदि बात ये हो गई यंग व्यक्ति की, जो मतलब वयस्क व्यक्ति है, उसमें। यदि बच्चों की बात करी जाए तो बच्चों में लगभग 300 के आसपास हड्डियां पाई जाती हैं। हड्डियों में 99% कैल्शियम पाया जाता है। और जो सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वह कौन सी होती है, वह होती है फीमर। ठीक, क्या है, फीमर, जिसे हम उरु अस्थि बोलते हैं। और जो सबसे छोटी, और ये जो फीमर होती है कहाँ पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है, थाई में। ठीक है, फीमर हड्डी जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है जांघ में, थाई में। और जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कौन सी होती है, स्टेपीज। ठीक, क्या है, मैं लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से लिखा होता है, स्टेपीज। स्टेपीज ये कहाँ पाई जाती है, ये मध्य कान में पाई जाती है। और स्टेपीज जो हड्डी होती है हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। हड्डी तथा त्वचा दोनों टूटते हैं और संक्रमण का खतरा भी रहता है। ऐसी स्थिति में कौन सा फ्रैक्चर होता है या कहलाता है। तो ऐसी स्थिति में कंपाउंड फ्रैक्चर होता है। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, हड्डी तथा त्वचा दोनों टूट, यानी हड्डी भी टूट जाती है और त्वचा जो होती है वो भी फट जाती है। तो और संक्रमण का खतरा भी बना रहता है। ऐसी दशा को या ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, तो कौन सा फ्रैक्चर कहलाएगा, तो कंपाउंड फ्रैक्चर कहलाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। पेशियों में ऐंठन का मुख्य कारण है। तो पेशियां जो हमारी होती हैं, पेशियां या मांसपेशियां, इनमें जो ऐंठन का मुख्य कारण होता है वो क्या होता है, पेशियों में खिंचाव हो जाता है। ठीक है, अब बात आ गई है पेशी की, तो आपको बता देता हूं, जो हमारे शरीर में जो मांसपेशियां होती हैं कितनी होती हैं, 639 होती हैं। ठीक है, कितनी, 639 मांसपेशियां होती हैं। और ये 639 जो मांसपेशियां होती हैं हमारे शरीर का लगभग 45% होती हैं। ठीक है, 600 कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं, 639 होती हैं। हमारे शरीर का कितना होती हैं, लगभग 45% होती हैं मांसपेशियां हमारे शरीर का। और कुल होती कितनी है, 639 होती हैं। और जो मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियों के निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है वो कौन निभाता है, प्रोटीन निभाता है। ठीक है, मांसपेशियों के निर्माण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, तो प्रोटीन की होती है। और बात करी जाए कि ये मांसपेशियां कितने प्रकार की होती हैं, तो ये 3 प्रकार की होती हैं। ठीक, कितनी, 3 प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक पेशियां, अनैच्छिक और हृदयिक पेशियां। ठीक है, कौन कौन सी, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदयिक, 3 प्रकार की होती हैं। और यदि पूछ ले कि सबसे ज़्यादा मांसपेशियां कहाँ पाई, शरीर के किस अंग में पाई जाती हैं, तो सबसे ज़्यादा मांसपेशियां हमारी पीठ में पाई जाती हैं। और कितनी होती हैं, कुल 80 होती हैं, जो कि सारे अंगों से ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं, पीठ में पाई जाती हैं। कुल कितनी, 180 मांसपेशियां पाई जाती हैं, जो कि सर्वाधिक होती हैं। तो सर्वाधिक मतलब हमारे शरीर में सर्वाधिक मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं, तो पीठ में पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, रगड़ चोट है। तो रगड़ जो चोट होती है कहाँ की होती है, ये हमारी त्वचा की होती है। ठीक है, रगड़ जो चोट होती है कहाँ की होती है, त्वचा की होती है, स्किन की होती है। और यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग कौन सा होता है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा बाह्य जो अंग होता है क्या होता है, त्वचा ही होता है। ठीक है, अगला, और जो त्वचा होता है इसको मतलब पूछ लेता है कि इसकी मतलब कितनी परतें होती है या कौन से नंबर पे कौन सी परत आती है। तो मतलब जो त्वचा स्किन होती है इसकी 3 परतें होती हैं। ठीक है, 3 परतें होती हैं। पहली कौन सी होती है, एपिडर्मिस। ठीक है, क्या, एपिडर्मिस जो कि बाह्य परत होती है। फिर होती है डर्मिस जो कि मध्य परत होती है। और सबसे निचली जो परत होती है हाइपोडर्मिस उसको कहते हैं। ठीक है, तो त्वचा से संबंधित क्या है, देखो, मानव शरीर का सबसे मतलब बड़ा अंग जो है बाहरी
ठीक है। मानव शरीर का जो सबसे बड़ा बाहरी अंग होता है क्या होता है? त्वचा होती है, ठीक है। त्वचा की 3 परतें होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। ये हो गई 3। जो एपिडर्मिस होती है वो बाहरी परत होती है। दूसरे नंबर पे जो आती है कौन सी? डर्मिस। डर्मिस जो होती है वो दूसरे नंबर की यानी मध्य वाली होती है। जो सबसे नीचे होती है हाइपोडर्मिस होती है, वो सबसे निचली होती है। और त्वचा जो होता है मानव शरीर का सबसे बड़ा बाह्य अंग होता है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। पेशियों का फट जाना या फिर खिंच जाना क्या कहलाता है? तो जो हमारी पेशियां होती हैं इनका फट जाना या खिंच जाना क्या कहलाता है? स्ट्रेन कहलाता है। अगला है प्रश्न नंबर 6। बंद चोट के लिए प्रथम उपचार होता है, तो बंद चोट के लिए पहला उपचार क्या होगा? बर्फ या ठंडे पानी से सिकाई करना, ठीक है। बर्फ या फिर ठंडे पानी से सिकाई करना क्या मतलब होता है? बंद चोट का प्रथम उपचार, ठीक है। बंद चोट क्या होती है? जैसे मान लो कहीं पर आपको चोट लगी, ना तो वहाँ पर जख्म हुआ, ना कटा, ना फटा, ना जख्म हुआ, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ? एक गुम्मट टाइप से निकल आया। वो गुम्मट नीला हो सकता है, काला हो सकता है, ठीक है। कलर उसका चेंज हो जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, तो वो गुम्मट निकल आता है, वहाँ पर सूजन आ जाती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो वो सूजन वाले भाग को हम क्या करते हैं? प्राथमिक उपचार में बर्फ द्वारा या फिर ठंडे पानी से या फिर आइस पैक द्वारा उसकी हम क्या करते हैं? सिकाई कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? सिकाई करते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7। कंटाथ बाथ में प्रयोग की जाने वाली पहली वस्तु है, ठीक है। रिपीट कर देते हैं। कंठास्थ बाथ में प्रयोग की जाने वाली पहली वस्तु है, तो क्या होती है? गर्म व ठंडा पानी, ठीक है। क्या होती है? गर्म व ठंडा पानी जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। किसमें? कंटाथ बाथ में, ठीक है। कंटाथ बाथ में क्या प्रयोग किया जाता है? गर्म व ठंडा पानी का इस्तेमाल किया जाता है। और जो चोट लगा मतलब शरीर का जो भी अंग होता है चोट लगा, उसको क्या करते हैं? ठंडे और गर्म पानी में बारी बारी से, पहले ठंडे में फिर गर्म में फिर ठंडे में गर्म में, इस तरीके से बारी बारी से क्या करते हैं? वो मतलब पानी में डुबोते हैं, पहले ठंडे में फिर गर्म में। इस तरीके से यह प्रक्रिया जो होती है कई बार दोहराते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं? कंठाथ बाथ बोलते हैं। और अगला देखते हैं। क्रायोथेरेपी से आशय है, तो क्रायोथेरेपी से आशय होता है मतलब बर्फ के द्वारा की गई चिकित्सा, ठीक है। यानी क्रायोथेरेपी से मतलब क्या है कि बर्फ के द्वारा किया गया उपचार, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रायोथेरेपी बोलते हैं, ठीक है। क्रायोथेरेपी जो होती है इसको अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे आइसोकाइनेटिक हो गया, कोल्ड थेरेपी हो गया, या शीत चिकित्सा हो गया, ठीक है। इन नामों से भी जाना जाता है किसे? क्रायोथेरेपी, या फिर बर्फ चिकित्सा भी इसको बोलते हैं, ठीक है। आइसोथेरेपी हो गया, कोल्ड थेरेपी हो गया, शीत चिकित्सा हो गया, बर्फ चिकित्सा हो गया और क्रायोथेरेपी हो गया, ये सब नाम हैं। और इससे फ़ायदा क्या होता है? जहाँ पर मतलब चोट लगी होती है, जहाँ पर बर्फ़ द्वारा सिकाई की जाती है, उस स्थान पर चोट लगे हुए भाग पर सिकाई की जाती है। सिकाई करने से क्या लाभ होता है? सूजन कम हो जाती है, मांसपेशियाँ जो होती हैं टूटी फूटी वो जल्दी रिकवर हो जाती हैं, दर्द में भी राहत मिलता है, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है? गोनियोमीटर से क्या मापा जाता है? तो गोनियोमीटर से शरीर मतलब लचीलापन मापा जाता है, ठीक है। सॉरी, गोनियोमीटर से क्या मापते हैं? शरीर की लचकता मापते हैं। कहने का मतलब यही है कि जो हमारे शरीर में जॉइंट होते हैं, जोड़ होते हैं, जोड़ों की गति होती कह लीजिए, या फिर जोड़ों में जो कोण बनते हैं उसको मापा जाता है गोनियोमीटर से, ठीक है। जोड़ों में जो हमारे जॉइंट, शरीर के जॉइंट्स होते हैं, जैसे बहुत सारे जॉइंट्स हैं हड्डियों के, या मतलब शरीर के जितने भी जॉइंट्स हैं उनमें कितनी गति हो रही है, या उनमें जो कोण बनता है कितने का बन रहा है, तो ये सभी चीज़ें मतलब कोणों की गति मापी जाती है गोनियोमीटर से। और जो एक शब्द इसमें आया है गोनियोमीटर, गोनियोमीटर जो शब्द होता है ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, ठीक है। गोनिया प्लस मेट्रोन, ठीक है। गोनिया प्लस मेट्रोन, गोनिया का मतलब होता है कोण, मेट्रोन का मतलब होता है माप। तो इस तरीके से गोनियोमीटर से क्या मापा जाता है? गोनियोमीटर से जोड़ों की गति या जोड़ों के कोण मापे जाते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10। स्किन फोल्ड कैलिपर से क्या मापा जाता है? तो स्किन फोल्ड कैलिपर से मापा जाता है हमारे शरीर की वसा यानी फैट, ठीक है। हमारे शरीर की वसा किससे मापी जाती है? स्किन फोल्ड कैलिपर स्कल से मापी जाती है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11। ठंड व गर्म जल को बारी बारी से चोट पर उपयोग करने की विधि को क्या कहते हैं? कहने का मतलब यही है, जब हम
कोई उपचार करते हैं, उपचार में क्या होता है, ठंड और गर्म जल का बारी बारी से इस्तेमाल करते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है या उस उपचार को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कंट्रास्ट बाथ। ठीक है, क्या कंट्रास्ट बाथ बोलते हैं। कंट्रास्ट बाथ में आपको पता है ठंड और गर्म जल का बारी बारी से मतलब इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12। मालिश से आशय है, तो मालिश से आशय क्या होता है, वैज्ञानिक कला तथा हस्त कौशल होता है। मालिश क्या है, वैज्ञानिक कला तथा हस्त कौशल होता है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10। चूषण शब्द संबंधित है, तो चूषण शब्द जो होता है ये सांप काटने से संबंधित होता है, यानी कहने का मतलब यही है, मान लो किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है, वो जंगल में है, वहाँ पर प्राथमिक उपचार में खास कुछ नहीं है ज़्यादा, तो वो क्या प्राथमिक उपचार उसके लिए क्या बन जाएगा कि जिस भाग में सांप ने काटा है जहाँ पर, उसको क्या करें, मुँह से मतलब चूस कर थूक दे, ताकि जहर जो होता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम हो जाता है। तो यही मतलब होता है चूषण का। और जो स्नेक मतलब जो सांप है, सांप के काटने पर कौन सा इंजेक्शन लगता है, परीक्षा में आ जाता है क्वेश्चन कि सांप काटने पे कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है या दिया जाता है, तो स्नेक एंटी वेनम का इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, कौन सा, स्नेक एंटी वेनम का इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है सांप के काटने पर। और जो चूषण शब्द होता है सांप के काटने से संबंधित होता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, डोपिंग परीक्षण में किसकी जांच की जाती है, तो डोपिंग परीक्षण जो होता है इसमें मानव रक्त और मूत्र जो होता है इसकी जांच की जाती है। इसके माध्यम से पता किया जाता है कि वह व्यक्ति प्रतिबंधित जो नशीले पदार्थ हैं या दवाइयां हैं उनका सेवन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इन चीज़ों का जो मतलब जांच की जाती है, तो उसमें डोपिंग परीक्षण बोलते हैं। डोपिंग परीक्षण के अंतर्गत किसका टेस्ट किया जाता है, मानव मूत्र और पेशाब का, मानव रक्त और पेशाब की जांच की जाती है। इससे पता लगाया जाता है कि जो प्रतिबंधित पदार्थ हैं, दवाई, नशीली दवाइयां हैं, उनका सेवन खिलाड़ी कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, और जो डोपिंग होता है इसकी दो संस्थाएं होती हैं, एक होती है वाडा, ठीक है, क्या वाडा, और एक होती है नाडा। ठीक, नाडा। वाडा जो होती है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। ठीक है, वाडा जो है इसकी स्थापना कब की गई थी, 1999 में की गई थी। और वाडा जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ये विश्व में कार्यरत होती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1999 में हुई थी। और बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ठीक है, वाडा का मुख्यालय कहाँ है, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और बात करी जाए नाडा की, तो नाडा की स्थापना कब हुई थी, 2005 में। ठीक है, 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। कब, 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है दिल्ली में। ठीक है, अब जो नाडा है, नाडा का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है। इसकी स्थापना 2005 में हुई। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, अगला देख लेते हैं, एपिलेप्सी रोग संबंधित है, तो एपिलेप्सी जो रोग होता है ये संबंधित होता है नाड़ी संस्थान से। ठीक है, क्या नाड़ी संस्थान से। और एपिलेप्सी रोग जो होता है इसे मिर्गी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिर्गी बोलते हैं। मिर्गी जो होता है तंत्रिका तंत्री संबंधी विकार होता है, जिसे हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है, क्या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं। इसमें होता क्या है, मस्तिष्क में किसी गड़बड़ी के चलते जो होते हैं, जो पेशेंट होता है उसको मतलब उसके मस्तिष्क में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, हार्मोन्स वगैरह साबित होते हैं कम ज़्यादा, तो उसकी गड़बड़ी के कारण, उसके गड़बड़ी के चलते इसमें क्या होता है, उसको दौरे पड़ते हैं। दौरे पड़ते समय मस्तिष्क का संतुलन भी बिगड़ जाता है। संतुलन बिगड़ने के कारण जो रोगी होता है, रोगी बेहोश हो जाता है, गिर पड़ता है, हाथ पाँव झटकने लगता है, मुँह से झाग भी आती है। और दौरा जो पड़ता है, उसके दौरे का जो कुल टाइम होता है लगभग में 5 मिनट के आसपास जो दौरा पड़ता है, 5 मिनट का उसका समय होता है। और ऐसे मरीज को हमेशा और हमेशा सिर्फ जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास दवाई के लिए ले जाना चाहिए। कम से कम 3-4 वर्ष का समय लगता है ऐसे मरीजों को कवर होने में, जो नॉर्मल हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थे। अगला देख लेते हैं इसी क्रम में प्रश्न नंबर 16। गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो गर्भ निरोधक गोलियों का जो आविष्कार था वो किसने किया है, अमेरिकी शोधकर्ता ग्रेगरी पिनकस के द्वारा। ठीक है, गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किसने किया था,
अमेरिका के एक शोधकर्ता थे, कौन? ग्रेगरी पिनकस उनका नाम था। और जो गर्भ निरोधक जो गोलियां होती हैं ये जनसंख्या नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। हालांकि और बहुत सारे जो होते हैं साधन होते हैं, लेकिन जो टेबलेट्स हैं ये भी गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं ये भी जनसंख्या नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17। खेल कूद की चोटों के पुनर्वास में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? संशोधी व्यायाम। ठीक है, क्या? संशोधी व्यायाम यानी करेक्टिव एक्सरसाइज। अगला देखते हैं। वह एकमात्र आसन कौन है जो खाना खाने के बाद किया जाता है? तो खाना खाने के बाद कौन सा आसन किया जाता है? वज्रासन। ठीक है, वज्रासन कब किया जाता है? खाना खाने के बाद किया जाता है। अगला है पद्मासन और वज्रासन कैसे आसन हैं? तो ये सभी धनात्मक आसन होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20। पूरक कुंभक रेचक। पूरक कुंभक रेचक किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये प्राणायाम के अंग हैं। ठीक है, प्राणायाम के कितने अंग हैं? 3 हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। और प्राणायाम जो होता है इसमें क्या होता है? सांस, जो हमारी सांस होती है उस पर जब हम नियंत्रण करते हैं तो नियंत्रण करना क्या कहलाता है? प्राणायाम कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि श्वास पर नियंत्रण ही प्राणायाम है, यानी श्वास पर जब हम नियंत्रण कर लेते हैं, करते हैं तो वो प्राणायाम कहलाता है। और जो इसके अंग होते हैं 3, इनका पूछ लेता है कि किसका मतलब क्या होता है? तो जो पूरक है, ठीक है पूरक जो होता है, पूरक का मतलब यही होता है कि जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो अंदर लेने को क्या बोलते हैं? सांस जब हम अंदर लेते हैं तो उसको बोलते हैं पूरक। जब सांस को हम अंदर रोक लेते हैं, ली गई सांस को अंदर रोकते हैं, होल्ड कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं कुंभक। जो वही सांस जब हम बाहर छोड़ते हैं तो बाहर छोड़ी गई सांस को रेचक बोलते हैं। ठीक है, तो पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर खींचना, कुंभक का मतलब होता है खींची गई सांस को अंदर रोकना, रेचक का मतलब होता है कि सांस को बाहर छोड़ना। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 है। बैरियाट्रिक सर्जरी किस बीमारी में लाभदायक होती है? तो ये मतलब क्वेश्चन बन सकता है कि बैरियाट्रिक सर्जरी किससे संबंधित होती है? तो मोटापा बीमारी से संबंधित होती है बैरियाट्रिक सर्जरी। अगला देखते हैं। अनुशासन, ईमानदारी, आकर्षण और व्यक्तित्व। ठीक है, अनुशासन, ईमानदारी, आकर्षण और व्यक्तित्व किसके गुण होते हैं? तो ये सभी गुण किसके होने चाहिए? नेता के होने चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। नियमित व्यायाम के कारण मांसपेशियों में वृद्धि होना क्या कहलाता है? तो नियमित व्यायाम के कारण जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उनमें वृद्धि जब हो जाती है तो उसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। ठीक है, क्या? हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 24। दीवार को ढकेलना क्या कहलाता है? या दीवार को ढकेलना किसका उदाहरण है? तो दीवार को ढकेलना उदाहरण होता है आइसोमेट्रिक व्यायाम का। ठीक है, दीवार को ढकेलना किसका उदाहरण है? आइसोमेट्रिक व्यायाम का है। अगला है प्रश्न नंबर 25। षठ कर्म जिसे हम शुद्धि क्रिया भी बोलते हैं, षठ कर्म को शुद्धि क्रिया भी बोलते हैं। यानी षठ कर्म कितनी होती हैं या शुद्धि क्रिया कितनी होती हैं? तो शुद्धि क्रियाएं या षठ कर्म 6 होते हैं। कौन कौन सी? नेति, धोत, वस्ट, त्राटक, न्योल और कपाल भांति। ये सभी क्या हैं? ये शुद्धि क्रियाएं हैं जिनको हम षठ कर्म बोलते हैं। ठीक है अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 26। योग सूत्र के लेखक हैं? तो योग सूत्र पुस्तक के लेखक हैं महर्षि पतंजलि। ठीक है, कौन है? महर्षि पतंजलि हैं। और महर्षि पतंजलि को योग का पितामह भी कहा जाता है। ठीक है, योग का पितामह किसे कहते हैं? महर्षि पतंजलि को कहते हैं। 21 जून को प्रत्येक वर्ष, ठीक है, कब? 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 21 जून को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? योग दिवस मनाया जाता है। और 21 जून को योग दिवस मनाने की जो परंपरा है ये कब से चालू हुई है? 2015 से। ठीक है 2015 से मनाने की जो परंपरा चालू हुई थी। और किसके द्वारा? तो भारत के द्वारा। भारत में जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा ये परंपरा शुरुआत की गई थी। 21 जून 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। तब से पूरे विश्व में 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और योग के पितामह कौन है? पतंजलि हैं। और योग सूत्र के लेखक कौन है? महर्षि पतंजलि ही है। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 27। फेफड़ों की क्षमता किसके द्वारा मापी जाती है? तो फेफड़ों की क्षमता जो है वो स्पायरोमीटर के द्वारा मापी जाती है। जैव धारिता यानी फेफड़ों की क्षमता यानी जैव धारिता किससे मापी जाती है? लंग्स कैपेसिटी किससे मापी जाती है? स्पायरोमीटर से मापी जाती है। अगला है प्रश्न नंबर 28। जल चिकित्सा को कहते हैं? तो जल चिकित्सा को
हाइड्रोथेरेपी भी बोलते हैं। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 29। शून्य परिकल्पना को जाना जाता है तो इसे जाना जाता है अंतर्रहित परिकल्पना। ठीक है, क्या? अंतर्रहित परिकल्पना। अगला है प्रश्न नंबर 30। खेल प्रशासन का सबसे अच्छा तरीका है तो खेल प्रशासन का सबसे अच्छा तरीका होता है जनतंत्रवादी यानी डेमोक्रेटिक। अगला है प्रश्न नंबर 31। भारत में सर्वप्रथम किस संस्था ने मनोरंजन में एमए डिग्री, ठीक है, कौन सी? एमए डिग्री, मतलब इसको रिपीट कर देता हूँ एक बार। भारत में सर्वप्रथम किस संस्था ने मनोरंजन में एमए यानी मास्टर डिग्री प्रारंभ की थी? तो सबसे पहले किसने, कौन सी संस्था थी? लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसको हम LNCPE बोलते हैं। ये कहाँ है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। और एक क्वेश्चन आ जाता है कि LNCPE ग्वालियर मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1957 को हुई थी। ठीक है, 1957 को हुई थी इसकी स्थापना ग्वालियर मध्य प्रदेश में। और ये एक और पूछ लेता है कि इसके संस्थापक या फिर पहले प्रिंसिपल कौन थे? तो संस्थापक प्रिंसिपल कौन थे? PM जोसेफ। ठीक है, क्या? PM जोसेफ, PM जोसेफ। ठीक है, तो यानी LNCPE ग्वालियर की स्थापना कब हुई थी? 1957 को हुई थी। इसके पहले जो प्राचार्य थे कौन थे? PM जोसेफ। ठीक है, अगला देख लेते हैं इसी क्रम में प्रश्न नंबर 32। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य होता है तो शारीरिक शिक्षा का मुख्य जो उद्देश्य होता है क्या होता है? व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना। ठीक है, व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना। अगला है तक्षशिला विश्वविद्यालय किस लिए विख्यात है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो धनुर्विद्या के लिए यानी तीरंदाजी के लिए विख्यात था। अगला देखते हैं फर्टलेग प्रशिक्षण, जिसे हम स्पीड प्ले भी बोलते हैं। ठीक है, तो फर्टलेग प्रशिक्षण से सहनशीलता विकसित होती है। इसको किसने विकसित किया था? यानी कहने का मतलब यही कि जो फर्टलेग प्रशिक्षण जो परीक्षण है इसको किसने विकसित किया है? तो फर्टलेग परीक्षण को या स्पीड प्ले परीक्षण को गोस्टा होमर ने विकसित किया था 1937 में। अगला देखते हैं सर्किट ट्रेनिंग किसके द्वारा विकसित की गई? तो सर्किट ट्रेनिंग जो है एडरसन और मॉर्गन द्वारा, ठीक है, एडरसन और मॉर्गन द्वारा विकसित की गई थी। अगला देखते हैं किसी कार्य को करने की तैयारी की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है या क्या कहलाती है? तो किसी कार्य के करने की तैयारी की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वार्मिंग अप कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? वार्मिंग अप कहलाती है। वार्मिंग अप जो होता है सॉरी वार्मिंग अप जो होता है 2 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है सक्रिय और दूसरा कौन सा होता है? निष्क्रिय। सक्रिय में आ जाता है जैसे कि हम प्रतियोगिता से पहले कुछ छोटे मोटे हल्के फुल्के व्यायाम करते हैं। और व्यायाम मतलब हल्के फुल्के व्यायाम के माध्यम से जब हम अपने शरीर को गर्म करते हैं तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? सक्रिय व्यायाम, सक्रिय वार्म अप। ठीक है, क्या? सक्रिय वार्म अप। निष्क्रिय वार्म अप की बात करते हैं जब हम किसी नशीले पदार्थ या नशीली दवाइयों का सेवन करते हैं या संसाधन के माध्यम से अपने शरीर को गर्म करते हैं, खेल के अनुरूप बनाते हैं, वार्म अप करते हैं, तो वैसी कंडीशन में उसे निष्क्रिय वार्म अप कहा जाता है। ठीक है, सक्रिय वार्म अप क्या है? जब हम हल्के फुल्के व्यायाम करके अपने शरीर को गर्म करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको सक्रिय व्यायाम बोलते हैं। जो निष्क्रिय व्यायाम होता है उसमें हम दवाइयों का सेवन करते हैं या फिर नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं या फिर संसाधन का प्रयोग करके हम जब अपने शरीर को गर्म करते हैं तो उसे निष्क्रिय वार्म अप बोला जाता है। ये कब किया जाता है? प्रतियोगिता के कुछ समय पहले किया जाता है। और एक क्वेश्चन आता है कि प्रतियोगिता के बाद क्या किया जाता है? या कूल डाउन या लिम्बरिंग डाउन या कूलिंग डाउन कब किया जाता है? तो कूल डाउन या फिर लिम्बरिंग डाउन या फिर कूलिंग डाउन, ये सब क्या कब किए जाते हैं? प्रतियोगिता के बाद। ठीक है, वार्म अप प्रतियोगिता के पहले, कूलिंग डाउन या लिम्बरिंग डाउन ये सब कब किए जाते हैं? प्रतियोगिता के बाद में किए जाते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 37। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा है अरस्तू की। ठीक है, अगला देखते हैं मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यवहार का तथा मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? व्यक्ति के व्यवहार का, व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 39। प्रकृतिवाद का जनक किसे माना जाता है? तो प्रकृतिवाद का जनक माना जाता है रूसो को। अगला है प्रश्न नंबर 40।
सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो सीखना जो है एक व्यवहारिक प्रक्रिया होती है। प्रश्न नंबर 41, सीखना किस पर निर्भर करता है? तो सीखना जो है परिपक्वता यानी मैच्योरिटी पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 42, सबसे पहले सीखने के सिद्धांत किसने दिए थे? तो सबसे पहले सीखने के सिद्धांत दिए थे थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक ने कुल अपने 8 नियम दिए थे, जिसमें से 3 जो हैं वो मुख्य नियम हैं, 5 गौण नियम हैं, याद रखिएगा। और थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो बिल्ली पर किया था। ठीक है, अगला देखते हैं, भूख, प्यास, नींद किस तरह के प्रेरक हैं? तो ये सभी जन्मजात प्रेरक हैं। ठीक है, अर्जित प्रेरक नहीं है ये। जैसे भूख हो गया, प्यास है, नींद है, ये सभी जन्मजात प्रेरक होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, एक ट्रैक में एक लेन की चौड़ाई कितनी होती है? तो एक जो स्टैंडर्ड ट्रैक होता है मतलब तो उसमें जो लेन होती है, लाइन नहीं लेन, ठीक है, लेन की चौड़ाई कितनी होती है? 1.22 मीटर होती है। और स्टैंडर्ड जो ट्रैक होता है उसकी दूरी कितनी होती है? 400 मीटर। ठीक है, कितनी? 400 मीटर होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 45, 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है। अगला है, अंजू बॉबी जॉर्ज किस खेल से संबंधित हैं? तो एथलेटिक्स से संबंधित हैं अंजू बॉबी जॉर्ज। अगला देखते हैं, फ्लाइंग सिख या फिर उड़न सिख कह लीजिए। ठीक है, फ्लाइंग सिख या फिर उड़न सिख के नाम से कौन जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को जाना जाता है, और ये हमारे भारत के धावक थे। ठीक है, अगला देखते हैं, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल में यदि प्लेयर की बात करी जाए तो इसमें जो प्लेइंग प्लेयर होते हैं वो 11 होते हैं, और इसमें वर्तमान में यानी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो इसमें कुल फुटबॉल से संबंधित कितने नियम हैं? तो कुल 18 नियम हैं। ठीक है, कितने? 18 नियम होते हैं फुटबॉल में, और इसमें 11 प्लेयर खेलते हैं। ठीक है, एक साथ एक टीम में। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 49, किस खेल के खिलाड़ी द्वारा शिन गार्ड का प्रयोग किया जाता है? तो चोट लगने के लिए क्या करते हैं? शिन गार्ड का प्रयोग करते हैं फुटबॉल के खिलाड़ी। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 50, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन थे? तो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉलर खिलाड़ी कौन है? पीके बनर्जी हैं। ठीक है, और इनको कब दिया गया था? तो 1961 में इनको दिया गया था। अर्जुन पुरस्कार मतलब जो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है 1961 से, यानी जब इसकी शुरुआत हुई थी उसी साल इसको मतलब फुटबॉल के क्षेत्र में पीके बनर्जी को यह पुरस्कार दिया गया था। तो फ्रेंड्स, ये कुछ प्रश्न थे, उम्मीद है सारे प्रश्न पसंद आए होंगे, आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। हमारे चैनल पर यदि अभी भी आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, लाइक का कोई चार्ज नहीं पड़ता है। हो सके संभव हो तो अपने यार दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।